और चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जम्मू सांबा सेक्टर में एक कोशिश को नाकाम किया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। बीएसएफ ने घुसपैठ कर रहे 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना की चौकी भी तबाह कर दी है। आतंकियों को कवर फायर दे रहा था पाकिस्तान। ये एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। बड़ी खबर यह है कि जम्मू के सांबा में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम किया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठ कर रहे 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। बीएसएफ ने घुसपैठ कर रहे 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना की चौकी भी तबाह कर दी है और आतंकियों को पाकिस्तान कवर फायर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी नाकाम कर दिया गया। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इससे पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से रॉकेट्स दागे गए, मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन्स छोड़े गए और जगह जगह इस बात के जो सबूत हैं अब वो भी एकत्रित किए जा रहे हैं। जो स्थानीय निवासी हैं, जो लोग हैं, जो वहाँ के रहवासी हैं, वो भी बता रहे हैं कि देखिए यहाँ ये मिसाइल आके गिरी है, यहाँ ये ड्रोन का टुकड़ा आके गिरा है, यहाँ ये उसका टुकड़ा आके गिरा है। तो जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान की ओर से हरकत की गई है, वहाँ के लोग भी इस बात के सबूत अब दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, बमबारी कर रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि वो हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है, रिहायशी इलाकों को वो टारगेट कर रहा है, एयरबेस को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, एयरपोर्ट्स को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ग्रामीण इलाकों को टारगेट करने की वो कोशिश कर रहा है। और आपने देखा भी होगा कि जम्मू के पुंछ में बहुत सारी दुकानों को, बहुत सारे जो वहाँ के रहवासी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उनके घरों को नुकसान पहुँचा है। तो पाकिस्तान लगातार नीच हरकत कर रहा है और जो एक युद्ध नीति होती है, जो वॉर पॉलिसी होती है, वो उसका भी सीधे तौर पर उल्लंघन करता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें पहली शर्त यही होती है कि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होगा तो सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाएगा। आप आम नागरिकों को किसी भी देश को निशाना नहीं बनाएंगे, युद्ध में उनको आप नहीं घसीटेंगे। लेकिन पाकिस्तान इसका सीधे तौर पर उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान की ये फितरत है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर भी, एलओसी पर भी वो इस तरीके से सीज़फायर का उल्लंघन करता रहा है। और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, उसके बाद और उसने ज़्यादा अपनी हरकतों को बढ़ा दिया। लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद वो पूरी तरह से बौखला गया और अब तो उसने हद ही कर दी है। एक के बाद एक ड्रोन्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि 500 से ज़्यादा ड्रोन्स हमने मार गिराए हैं। तो पाकिस्तान उधर से फेंक तो रहा है, ड्रोन्स ला तो रहा है, उधर से मिसाइलें भी दागी जा रही हैं, रॉकेट्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई बहुत असर देखने को नहीं मिल रहा है। इन सभी को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है, इन सभी को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, इनके चिथड़े उड़ा दिए जा रहे हैं। और इससे पता चलता है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। तो चलिए अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ एडीजी एसके सूद, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है सर। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं एसके सूद जी, और सवाल मेरा आपसे ये है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या लग रहा है आपको, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक मौका था जब कल ये कहा अमेरिका ने कि भाई आप ठहर जाइए, आप रुक जाइए, इस युद्ध को और ज़्यादा आगे मत बढ़ाइए। उसके बावजूद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान के पास एक जो बहुत अच्छा मौका आया, क्योंकि उसको पता है कि वो जो भी कर रहा है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएगा, उसको मुंह की खानी ही पड़ेगी। वो अपनी बेइज्जती करवा रहा है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बेच खाया है वो। उसके बावजूद भी वो डीएस्केलेट करने की बजाय इस युद्ध को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह है इसकी? जी, ये जो कुछ भी आपने कहा, ये हमारी असेसमेंट है जी। पाकिस्तान के लीडरशिप की क्या असेसमेंट है ये उनको पता होगा। वो अपनी असेसमेंट के अनुसार ऑपरेट करते हैं। और देखिए, मेरा शुरू से ही ये मानना है कि जब हमने
उनके ऊपर मिसाइल दागे थे और उनके टारगेट्स को नष्ट किया था, तो मुझे यकीन था कि वो इस तरह की कार्रवाई करेगा, उसी लेवल की कार्रवाई करेगा। पर मुझे ये लगता था कि शायद एलओसी के ऊपर ये नॉर्थ की तरफ करेगा, परंतु उन्होंने शायद इस बात को देख कर के हमने उनके पंजाब में बहावलपुर में हमला किया, तो इस चीज को देखकर उन्होंने युद्ध के क्षेत्र में, मार के क्षेत्र को बहुत ज्यादा फैलावा दे दिया है। और आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा होने से युद्ध के और बढ़ जाने की संभावना है और इसको कंट्रोल करना अति आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले 2-4 दिन जब तक उनके पास में इस तरह की ड्रोन्स हैं, इस तरह की मिसाइल्स हैं, तब तक ये लोग अपना इसी तरह का काम करते रहेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा और जब उनको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आने की बात करेंगे। तो रिस्पांस उनसे एक्सपेक्टेड था, असेसमेंट सबने की होगी। जो हमारे मिलिट्री का लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने इस चीज का असेसमेंट किया होगा, उसके अनुसार प्लान बनाया होगा। तो जी अब आगे देखते हैं। मुझे लगता है कि 2-3 दिन, शायद सोमवार मंगलवार तक ये इस चीज में, स्थिति में कंट्रोल आएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। पंकज जी, क्या आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के पास एक मौका आया था जब वो ये कह सकता था कि भाई चलो ठीक है, हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव था, बाकी देशों का भी हमारे ऊपर दबाव था, इसलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब इस युद्ध को और ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है और ऐसा लग रहा है कि उसने इसको नाक का सवाल बना लिया है। उसका ईगो इस तरीके से हर्ट हो गया है कि पाकिस्तान पूरा बर्बाद भी हो जाए तभी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या मानते हैं आप ऐसा? देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वही हाल पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान जो है, दिमाग तो है नहीं उनमें। वो लोग चलना लेना चाहते हैं हमारा ये पूरा कश्मीर, उसके लिए पूरी जंग चल रही है। और ये शुरू से ही, जब से बंटवारा हुआ था उसके बाद 1947 से ही इन्होंने, आपको याद होगा 1948 में जो पहली जंग हमारी हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच, वो कश्मीर को लेकर के हुई थी। वो कश्मीर में पूरा कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि उस समय भी उन्होंने मुंह की खाई। उसके बाद 1965 में भी कश्मीर को लेकर के हमला किया, उस समय मुंह की खाई। और 1971 में तो 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। फिर 1999 में करगिल युद्ध किया इन्होंने, उस समय भी उन्हें वो औंधे मुंह जा करके गिरे। बात यह है कि अकल नहीं आ रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान जो है वो अंदरूनी जो अव्यवस्था है जी, उसकी वजह से पाकिस्तान इस बात को तय नहीं कर पा रहा है कि सही डिसीजन कैसे लिया जाए। और यही वजह है कि अपने से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली, सैन्य रूप से शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से भी शक्तिशाली भारत से वो उलझ पड़ा। और पाकिस्तान, हमें लग रहा है आज भी ये समझ रहा है कि हम 1947 वाले भारत हैं। शायद यही सोच करके उन्होंने इस तरह का हमला किया, हमारे 27-28 लोगों को, मासूम लोगों को मार दिया है, और वहां से उसने युद्ध की शुरुआत की। अब भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और जो मौका आप बता रहे हैं कि दबाव था और उससे मान सकता, लेकिन नहीं, चाहे पाकिस्तान पर दबाव कोई भी दे, अमेरिका दे, चीन दे, रूस दबाव दे, वेस्टर्न पावर्स उसके ऊपर दबाव डालें, वो करेगा वही जो उसे करना है। एक हर देश का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक रणनीतिक समझ होती है, वो समझ पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी, जो अंदरूनी तौर पर उथल पुथल चल रही है उनके यहाँ, वहां से लोगों का ध्यान हटाने के लिए शायद आसिम मुनीर ने सोचा होगा कि अगर जंग कर दूंगा तो मेरे पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी। और शायद सुनने में भी आया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उन्हें, उनकी पावर्स को बढ़ा दिया है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि आसिम मुनीर को सत्ता से हटा दिया गया है, अभी वो कहाँ है पता नहीं है। ये सारे दौर जो है अभी खबरों और अफवाहों का एक साथ चल रहा है। अभी लेट द डस्ट सेटल डाउन, उसके बाद पता चलेगा कि स्थिति क्या है। लेकिन पाकिस्तान जिस राह पर चल निकला है, क्योंकि देखिए, युद्ध शुरू करना आपके हाथ में होता है बिल्कुल, लेकिन युद्ध आगे किस राह जाएगा ये आप तय नहीं कर सकते। ये फिर वो युद्ध तय करता है कि उसे किस राह पर जाना है। एक ऐसा शेर है जिसके आप कंधों पर बैठ तो गए, आपने उसके कानों को पकड़ लिया है लगाम के तौर पर,
लेकिन उस शेर की गति को आप काबू नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी भी दिशा में भाग सकता है, कहाँ कहीं भी जा सकता है, वो आपके हाथ में नहीं। तो यही हाल इस समय पाकिस्तान का हो गया है। हमने तो देखिए जो हमला किया वो भी हमने आतंकी ठिकानों पर किया, ना तो हमने सैन्य ठिकानों पर हमला किया, ना आम जनता के ऊपर हमला किया, ना कहीं ऐसी वैसी जगह हमला किया, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया। बौखलाहट भी पाकिस्तान ने क्या किया कि वो अखनूर में हो गया, जलंधर में हो गया, और दूसरी जगहों में जम्मू कश्मीर के करीब, जम्मू कश्मीर और पंजाब के 15 जगहों पर उसने सैन्य ठिकानों पर, माफ कीजिएगा, आम लोगों के ठिकानों पर हमला कर दिया। उसकी वजह से दिक्कत ये हो गई कि हमारे यहाँ के लोग मारे भी गए और घायल भी हो गए। तो जो एक कोड ऑफ कंडक्ट हम फॉलो कर रहे हैं युद्ध का, जी, वो फॉलो नहीं कर रहा है। और अभी देखिए लगता है कि सेना जो है वो अपने कमांडर्स की भी नहीं मान रही है, या फिर कमांडर्स ने उन्हें एक ऐसी छूट दे दी है कि साहब आप जो करना है करिए, लेकिन भारत को युद्ध में उलझाए रखिए। शायद उनकी ये मंशा हो सकती है, लेकिन ये जो कदम उठाया है एकदम तर्कहीन है, बददिमागी से भरा हुआ है, और इसका अंजाम जल्द ही पाकिस्तान को भुगतना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए आईजी आर.के. भार्गव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और आर.के. जी, क्योंकि देखिए हमने बीते दिन देखा, अगर हम टेक्निकली रूप की बात करें, क्योंकि भी पंकज जी भी कह रहे थे कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं, हमने बीते दिन देखा कि S-400 ने क्या कुछ कमाल दिखाया है। दूसरी तरफ क्योंकि चाइना से जिस तरीके से हथियार लिए हैं पाकिस्तान ने, अगर मैं इस दौरान PL-15 की कुल मिलाकर बात करूं, देखिए बड़ा जिक्र हमने सुना था PL-15 का कि वो बहुत अच्छी गति है। आखिरकार भारत ने उसका तोड़ निकाला और भारत ने उसको भी सीधे तौर पर मार गिराया। यानी कि हमारे पास में अब शक्ति उतनी ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान को यह ध्यान में जरूर रखना चाहिए। सर आपने म्यूट कर रखा है, मुझे लग रहा है। आर.के. भार्गव जी, हाँ आपने म्यूट कर रखा है सर, पहले अपना सिस्टम अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। रेखा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। रेखा, देखिए हमने जो भी अपना डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव किया है वो अपने बूते पे किया है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी को समझा है। जबकि पाकिस्तान ने ये सारा उधार में लेके क्या, बल्कि मैं कहूँगा भीख में लेके किया है। और चाइना ने उनको जो भी इक्विपमेंट दिया है वो इक्विपमेंट नहीं दिया है जो उनका हाईटेक है, बल्कि वो इक्विपमेंट दिया है जो कि एक तरह से चाइना के पास कबाड़ हो रहा था, वो उसको या तो फेंकते या पाकिस्तान को देते, तो उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। यही नतीजा है कि उन्होंने जब उसका इस्तेमाल किया तो इसमें उनको फेलियर देखना पड़ा। उसके मुकाबले हमारा इक्विपमेंट उनसे कहीं बेटर था, हमारा डिफेंस सिस्टम उनसे कहीं बेटर था। और यही वजह है कि उनके जो आज की तारीख में उनका पूरा डिफेंस का, उनका जितना एयर डिफेंस सिस्टम है, मैंने जो देखा है तो तकरीबन जहाँ जहाँ भी उन्होंने लगाया था, उसको जितने भी डिस्ट्रिक्ट में लगाया था, वो सारा का सारा नष्ट हो चुका है। कुछ हमने किया है, कुछ वैसे भी क्योंकि ज़्यादा काम का नहीं था, इसलिए वो जल्दी खत्म हो गया और वो हमारे हमले को रोकने में टोटली नाकाम हुआ। बिल्कुल। और देखिए आर.के. भार्गव जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम इतने आगे मजबूती के साथ में, और चीन भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उस तरीके से सपोर्ट नहीं है। एस.के. सूद जी, आपके पास में आते हुए, क्योंकि देखिए भारत ने कभी पहल नहीं की, भारत अभी भी अगर मौजूदा स्थिति को देखें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ना तो भारत अपना संयम खो के है और बड़ी ही सूझबूझ के साथ में कदम उठाते हुए, क्योंकि भारत एक संदेश विश्व को देना चाहता है कि भारत कभी पहल नहीं करता युद्ध की। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं, आप पूरे तरीके से इस उम्मीद पर ही हैं कि भारत युद्ध करे, तो उससे पीछे भी भारत नहीं हटेगा। तो यही मैं पहले भी यही कहा कि वो अपने एस्केलेशन लैडर पर आगे बढ़ रहा है। वो जिस तरह से आप कहें कि हमने पहलगाम के बाद पाकिस्तान में मिसाइल्स दाग कर हमने अपना कुछ ऑनर रिस्टोर किया कुछ हद तक, तो वो भी इसी ऑनर को रिस्टोर करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। और हमें मेरा ये सोचना है कि हमें अपने दुश्मन की काबिलियत और इंटेंशंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारे मैं जितने भी मीडिया चैनल्स में जा रहा हूँ, मुझे यही लगता है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो शायद कुछ नहीं करेगा। हमें
उनकी अंडर एस्टिमेट करने के बजाय हमें उनकी जो कुछ भी कार्रवाई वो कर सकते हैं उसकी एंटिसिपेशन के अनुसार अपने रिस्पॉन्सेस को तैयार रखना चाहिए। मुझे यकीन है कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने इन सब कॉन्टिजेंसीज को वर्कआउट किया होगा और इन सब कॉन्टिजेंसीज के लिए उन्होंने अपने प्लान बनाए होंगे। तो अब ये जैसा मैंने कहा, जब जितने देर तक उनके पास रिसोर्सेज हैं वो शायद जवाब देते रहेंगे, उसके बाद फिर नेगोशिएटिंग टेबल के लिए आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वॉर एक सॉल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। वॉर से आम जनता को, जैसा आपने कहा, पहलगाम तो जो हुआ वो हुआ, पुंछ में कम से कम हमारे 15-17 लोग मारे गए हैं, कल कहीं और जगह पर उड़ी में शायद एक व्यक्ति की डेथ हुई है, इस तरह के उनकी तरफ भी हुए होंगे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें एक डी एस्केलेशन, हमें भी और उससे ज़्यादा उनको एक डी एस्केलेशन करना चाहिए, और हमें इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। और लड़ाई सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं होती, लड़ाई के कई डायमेंशन हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पर हम उनको करें, जैसे 1971 की लड़ाई के समय हमने पूरी डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरा ग्राउंड बनाया था, उसके बाद हमने पूरा वेट किया और उसके बाद लड़ाई की। नहीं सर, ये तो देखिए जो आप कह रहे हैं सर, ये सब काम तो कर चुका है ना भारत। वो 5 बड़े फैसले लिए, उसके बाद और 2 बड़े फैसले ले लिए, पानी उसका रोक दिया, हलक उसका सुखा दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने भाई सीधा कार्रवाई की है, सेना की ओर से ये कार्रवाई की गई। भाई पहले तो सरकार ने डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्राइक किया है ना। नहीं, डिप्लोमेटिक तरीके से क्या हुआ, एटलीस्ट जो वर्ल्ड फोरम में किसी भी कंट्री ने, शायद अब एक आधे कंट्री ने कहा है कि वो टेररिज्म को अपोज करते हैं, पर उन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म किसी ने नहीं करी। हमारे को सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट वो हमें दे रहे हैं, परंतु ये खुले तरीके से वो पूरी बात। चलिए सर आ रहा हूँ। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको देते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। बलोच आर्मी ने पाक सेना पर हमला कर दिया है। तो बलोच आर्मी ने बलूचिस्तान के बोलन इलाके में बताया जा रहा है कि पाक सेना पर ही हमला किया गया है और हमले में पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिक ढेर हो गए। अब आप देखिए, अब पाकिस्तानी सेना किससे लड़े, वो भारत से लड़े या बलूचों से लड़े, उसको यही समझ नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान के बोलन इलाके में पाक सेना पर यह बड़ा हमला हुआ है। हमले में पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिक ढेर हो गए। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ी को बम से उड़ा दिया है और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए चौतरफा मुसीबत ही मुसीबत है। पाकिस्तान का बचना, इसके 4 टुकड़े होने से बचना बहुत मुश्किल है। अब जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, अब से कुछ ही देर के बाद विदेश मंत्रालय की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और भारतीय सेना भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। फिलहाल विदेश मंत्रालय में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, भारतीय सेना भी ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। फिलहाल विदेश मंत्रालय में बैठकों का दौर एक के बाद एक चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं। चलिए, तमाम जो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप सीधे शब्दों में बताइए, आम भाषा में, जो आम नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, वो भी इस बात को समझ पाएं कि आखिर इस बढ़े हुए हौसले के पीछे, मतलब इतनी मार खाने के बावजूद पाकिस्तान ने लगातार कोशिश की, लेकिन वो हमला करने में कामयाब हो ही नहीं पाया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, सबको नेस्तनाबूद कर दिया, उसके चिथड़े उड़ा दिए, हवा में उसको मार गिराया। जैसे वो पटाखे फूटते हैं दिवाली में हमारे यहाँ, उस तरीके से वो टक 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 उधर से आते गए, इधर से मारते गए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर कि आखिर पाकिस्तान के इस बढ़े हुए हौसले के पीछे वजह क्या है? क्या वो वाकई में अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए इसको ईगो का सवाल बना चुका है, या वाकई में कहीं से उसको ऑक्सीजन मिल रही है? देखिए, एक बात तो आपने जो सही कहा, बिल्कुल सही कहा है कि अंदरूनी तौर पर उथल पुथल है, और अंदरूनी तौर पर देखिए ना तो शहबाज शरीफ की सत्ता ठीक से चल रही है, ना ही आसिम मुनीर सेना पर या फिर देश के ऊपर अच्छी तरह कब्जा कर पा रहे हैं। तो एक अंदरूनी कलह को रोकने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि आप एक बाहरी शत्रु को क्रिएट कर दीजिए। उससे ये होगा कि घर में आप बोल सकते साहब
अभी बाहर का दुश्मन है उसे हराना है, इसलिए अभी सब एक हो जाओ। तो उसमें अभी आसिम मुनीर के जो शक्तियां हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा भी दिया है, और शायद यही आसिम मुनीर चाह भी रहे थे। उन्हें अपने मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, अपने परिवार को पहले ही कनाडा या यूके कहीं भेज चुके हैं, और इसी तरह से टॉप कमांडर्स जो हैं पाकिस्तानी सेना के, वो और पॉलिटिशियंस, उन्होंने अपने अपने परिवारों को यूके, कनाडा और ये आपका यूएस यहाँ भेज दिया है। और ये लोग भी निकल जाएंगे जैसे ही जंग और इंटेंसिफाई होगी, इनमें से धीरे धीरे करके सारे लोग निकल जाएंगे। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये होगी कि आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा होगा। एक तरफ रूस अकेला लड़ रहा है युद्ध, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ पूरा नाटो देश है, पूरा अमेरिका है, पूरे वेस्टर्न पावर से जुड़े हुए हैं, और यूक्रेन को सप्लाई मिल रही है, एम्यूनिशन की सप्लाई, पैसों की सप्लाई, हर तरह से सप्लाई मिल रही, जिसकी वजह से यूक्रेन इतने दिनों तक रूस के सामने टिका रहा है। बिल्कुल, शायद पाकिस्तान को भी कुछ इसी तरह की गलतफहमी होगी, और जिसकी वजह से पाकिस्तान इस फूंक में चढ़ा हुआ है, क्योंकि तुर्की और अजरबैजान दो देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सीधे तौर पर अपना समर्थन दिया है। हालांकि चीन, जो कि पाकिस्तान का माई बाप बना हुआ है, और चीन ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, करीब 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चीन की पाकिस्तान में है। तो बावजूद इसके चीन ने बड़ा ही बैलेंस सा एक स्टेटमेंट दिया है कि उसे दुख है इस हमले का। उसने कहा है चीन को इस हमले का दुख है और दोनों ही पार्टीज को डी एस्केलेट करना चाहिए। उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, उसने भारत का साथ नहीं दिया, क्योंकि भारत के साथ भी उसका 127 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक को उसे नाराज करना होगा, चीन को, अगर बहुत ही विकट स्थिति आ जाती है, किसी भी एक देश को नाराज करना होगा, तो वो पाकिस्तान को नाराज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक डीस्टेबलाइज्ड देश है। अच्छा, वही दूसरी तरफ चीन नहीं चाह रहा है कि, जैसा कि बहुत सारे रणनीतिकार ये मानते हैं कि इस बार जो जंग हुई तो अगले 2-3 सालों के अंदर ही पाकिस्तान में जो उथल पुथल अंदरूनी तौर पर चल रही है, उसे देखते हुए पख्तूनिस्तान एक अलग देश बन जाएगा, सिंधु देश एक अलग देश बन जाएगा, बलूचिस्तान अलग बन जाएगा, बचा क्या पंजाब, वो एक पाकिस्तान बस वही रह जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान सब जगह तो कोहराम मचा हुआ है सर। 13 से 13 किलोमीटर की दूरी पर करतारपुर है। अगर हमने 20 किलोमीटर का एरिया कब्जा लिया और करतारपुर अपने भारत में मिला लिया, तो ये सिख समुदाय के लिए एक सौगात होगा ये जंग। तो फिर पाकिस्तान और पंजाब से भी और थोड़ा सा और सिमट जाएगा। तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी बात तो समझ नहीं रहा है, और वो चाह रहा है कि ये जंग चलती रहे। और इसमें देखिएगा कुछ आर्थिक फायदे भी कुछ मुस्लिम देशों से ये लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, बाकी इजिप्ट हो गया, बाकी और भी जितने देश हैं, ये सारे देश जो है, इनमें से किसी देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, जबकि इन्हें उम्मीद थी कि हमें इन मुस्लिम देशों का साथ मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे यहाँ से। एम्यूनिशन भले ना मिले, पैसे मिलेंगे। और पैसे तो ऐसे मौके पर भी पाकिस्तानी जो सेना के अफसर हैं, ये पैसे अपनी जेब में डाल करके और विदेशों में अपने बैंक खातों में जमा कराने से बाज नहीं आएंगे। तो ये शायद इन लोगों ने सोचा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पाकिस्तान इस समय एकदम अलग थलग पड़ गया। मात्र 2 देश इसके साथ हैं, तुर्की और अजरबैजान। तो ऐसे में पाकिस्तान कितना ये युद्ध में को चला पाता है और कितना अम्यूनिशन है अभी इसके पास, क्योंकि अभी यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है रूस का, अपनी माली हालत को सुधारने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन को अपने कुछ हथियार बेचे थे। तो अभी पाकिस्तान के पास रिजर्व में कितना हथियार है, ये देखने वाली बात होगी। और उस युद्ध उस रिजर्व हथियारों के बाद कुछ लोग बोल रहे 4 दिन, कुछ लोग बोल रहे 1 हफ्ता, कुछ लोग बोल रहे 4 दिन, 3 दिन, इतना ही पाकिस्तान टिक सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। अब इसमें युद्ध में मतलब कब क्या सिचुएशन बदल जाए कह नहीं सकते, लेकिन इतना तय है। नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से याद है पंकज जी, मुझे अच्छे से याद है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा था, तो यूक्रेन के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि अगर ये 1.5 दिन भी इस युद्ध को झेल पाए, वो बहुत बड़ी बात है, रूस इसको तबाह कर देगा। लेकिन उसको ऑक्सीजन लगातार मिलती रही अमेरिका से और नाटो से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और आज भी ये युद्ध चल रहा है। जी, इसके पीछे वजह यही है जी कि यही चीज पाकिस्तान। चलिए, बिल्कुल मैं आता हूं सर आपके पास, कहीं ना कहीं से मिल जाए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है मजबूरन, और तमाम जो खास मेहमान हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आईजी आर.के. भार्गव जो कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और भार्गव सर, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। सर, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की ओर से जो बार बार ये हिमाकत की जा रही है, या ये जो कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हो रहा है,
उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि इतना सब होने के बाद तो हथियार उसको डाल देना चाहिए। उसको पता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना उसकी उतनी हैसियत है, ना उसकी उतनी औकात है। लेकिन वही है ना, पाकिस्तान के बारे में तो वही कहा जाएगा कि भाई ये कुत्ते की ऐसी दुम है जिसको आप कितना भी सीधा कर लो वो सीधा नहीं होगी। तो ये इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद करके ही मानेंगे क्या वहाँ के नेता, वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार? देखिए, इसमें हौसले की बात नहीं है। पाकिस्तान ने पिछले 22 तारीख से लेकर के आज तक ये देख लिया है कि कोई भी दूसरा देश उसके साथ जम करके खड़ा नहीं हुआ है। इवन टर्की जो उसके साथ में आया उसने उसको हथियार तो दिए, लेकिन इससे आगे उसने कोई मॉरल सपोर्ट जरूर दिया है, लेकिन इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है। आज की तारीख में मैं जो समझता हूँ या जो मुझे लगता है, ये पाकिस्तान जो भी कर रहा है दिस इज एक्ट ऑफ डेस्परेशन। वो तो निराशा का उसके अंदर माहौल है जिसको लेकर के वो बिना देखे बिना सोचे और एक्शन ले रहा है कि शायद कहीं ना कहीं कोई उसको मदद आ जाए या इंटरनेशनल कम्युनिटी आकर के बीच बचाव करे ताकि वो उसकी फेस सेविंग हो जाए और वो चुपचाप आराम से आकर के बैठ जाए। अभी देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, मतलब ये कहते ना कि डूबता हुआ जहाज है या बिखरता हुआ देश है, इसकी वजह से कोई भी दूसरा देश उसके साथ आकर के खड़ा नहीं होना चाहता। उसकी जगह हिंदुस्तान जो कि प्रोग्रेसिव है, आज की तारीख में चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो उस हालत में जो दूसरे कंट्री हैं वो हमेशा भारत के साथ आना चाहेंगे, पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहेंगे। ऐसी हालत में पाकिस्तान सिर्फ वही कर रहा है जहां पर कहीं कोई दूसरा देश या इंटरनेशनल कम्युनिटी वो यूएन के पास में भागता है, कभी अमेरिका से रिक्वेस्ट करता है, चाइना से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अभी तक उसको कहीं से सफलता नहीं मिली। सॉरी। दूसरा एक चीज और कहूंगा कि देखिए जो हालात आज पाकिस्तान में हैं, चारों तरफ टर्मोइल है वहां पर। आज मैं देख रहा था कि उनके एक सांसद ने वहां के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप बुजदिल हैं। बुजदिल हैं, इसका मतलब ये कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ सफिशिएंट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर क्या करे, जिसको उसके वेस्ट में जो है बलोच खड़े हुए हैं उसको ललकार रहे हैं, नॉर्थ में पख्तून उसको खड़े होकर के ललकार रहे हैं, सिंध में हालात खराब है। जैसा मैं कह रहा था कि शायद पंजाब के अंदर भी हालात ठीक नहीं हैं। मौलाना मुनीर के खिलाफ बहुत जनता है, पाकिस्तान के पंजाब में भी बहुत से लोग उसके खिलाफ हैं, जहां से आर्मी की 50% से ज़्यादा नफरी आती है। ऐसे हालत में उन्हें एक तो अभी किसी दफ्तर ने ठीक कहा था कि कोई ऐसा कॉमन दुश्मन खड़ा करो जिससे लेकर के बाकी लोगों को जोड़ा जा सके, लेकिन वो होने के बाद भी कोई नहीं जोड़ रहा है, बल्कि बलोच ने अपने जो उनका ऑफेंसिव एक्शन है, जो अटैक है, उसको तेज कर दिया है। पख्तूनिस्तान के लीडर ने साफ कह दिया था कि अगर हिंदुस्तान अटैक करेगा तो हम हिंदुस्तान की सेना के साथ में हैं। हालांकि उनका कोई अभी मेजर ऑफेंसिव की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सिंध में भी यही हाल है, पाकिस्तान उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। तो अभी उसके हाथ में बचा क्या है? कुछ नहीं। और जो मैं कह रहा था कि ऐसे में क्या होता है, आमतौर पर एक नया नेतृत्व, नया लीडर निकल करके आता है जो सब इनको संभालता है, जो कि सत्ता पलट का एक क्या बोलते हैं कि एक नहीं उतर तो गए भाई। इमरान के समर्थक सड़कों पर उतर तो गए, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, वहां तो तख्ता पलट की तैयारी हो भी रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक लीडर ऐसा होता है जो कि सत्ता पलट का नुमाइंदा बनता है। और आज की तारीख में इमरान जेल में बंद है, जनता उसके सपोर्ट में आ रही है, लेकिन उसके अलावा भी आज की तारीख में मेरे ख्याल से इमरान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है और इसीलिए पब्लिक उसके साथ में है। और अगर इमरान जेल से निकल के आया तो मेरा सोच ये है कि शायद पाकिस्तान के अंदर सत्ता पलट होगी, इमरान को पब्लिक अपनी तरफ से उस सत्ता के ऊपर काबिज करेगी। जी आपके पास में वापस लौटेंगे बिल्कुल और भी जानकारी लेंगे। और देखिए दर्शन सिंह ढिल्लों जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो उसे डर नहीं होगा कि जो आर्मी है पाकिस्तान की वो मुझे कोई ज्यादा कुछ कर पाएगी। बिल्कुल, तो ये मेरा जनरल असेसमेंट है। मैं ये नहीं कहता कहाँ तक ये सच होगा या कहाँ तक सच है, लेकिन ये मेरा एक असेसमेंट है।
जी जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे। दर्शन जी देखिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से आर के भार्गव जी भी कह रहे थे कि उतनी आपके पास में पावर नहीं है, आप अंदर से ही टूट रहे हैं। बलूचिस्तान है कि यहाँ पर पूरे तरीके से हमला कर रहा है, आपके टुकड़े होने को जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके पूरे तरीके से आंखें आप दिखाते नजर आ रहे हैं। और अब तो नौबत यहाँ तक भी आ गई है कि आप मदरसे के जो बच्चे हैं उनको भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देता हूं, क्योंकि मैं खुद इस टाइम चंडीगढ़ में खड़ा हूं और एयरपोर्ट के बहुत पास में हूं। तो खतरे के सायरन यहाँ बजे हैं और चंडीगढ़ में एंट्री बंद कर दी गई है। तो अंदेशा है कि शायद कोई अटैक यहाँ पे मिसाइल का या किसी ड्रोन का हो सकता है। हालांकि सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे बहुत टाइट है, गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है, सभी तरह से मुस्तैदी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। रात को भी यहाँ लोगों को पूरा जो पावर कट था बिल्कुल ब्लैकआउट रहा है, सभी इंस्टीट्यूट वगैरह में भी जो लाइट बंद रही है। तो यहाँ पे सिचुएशन टेंस तो है, पर लोगों में जब मैंने बात करी है बहुत सारे लोगों से, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है, लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, इसको एक पनिशमेंट नहीं देख रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा ही माहौल पाकिस्तान में है और वहाँ पे तो टोटल एक तरह से कर्फ्यू वाले हालात हैं, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, उनकी बाहर से कम्युनिकेशन बंद कर दी गई है, बिजली बंद कर दी गई है। रात को तो उनके प्राइम मिनिस्टर के घर की भी बिजली बंद कर दी गई थी, इतना घबराया हुआ है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऑप्शंस कोई बचे नहीं है, क्योंकि पूरी रात उन्होंने ड्रोन भेज के हमारे जो एयर बेसेस है, पठानकोट था, जम्मू था, इनको कोशिश किया है यहाँ के रनवे डैमेज करने की, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। एक भी ड्रोन उनका टारगेट तक नहीं पहुँचा है, सभी को हमने रास्ते में हवा में ही डिस्ट्रॉय किया है। और रही बात पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, वो अभी कल से नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो अंदर बैठे हैं कहीं पे, पता नहीं क्या वो शौक में हैं या घबरा चुके हैं या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो वहाँ पूछता ही कोई नहीं है, वो अपने एक तरह से अपने घर में नज़रबंद है। उनका ये बयान बहुत हास्यास्पद है कि मुझे भारत के विमान गिरने की सूचना जो है सोशल मीडिया से मिली। देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री को यानी आर्मी बता ही नहीं रही है कि असल सिचुएशन क्या है, क्या लड़ाई हुई, कोई विमान गिरा या नहीं गिरा, और प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पे घर पे बैठ के फेसबुक व्हाट्सएप देख के बयान दे रहे हैं मीडिया को। तो कितनी हास्यास्पद बात है कि कितने लाचार है, मैं कहूँगा वो। और दूसरी तरफ जो इलेक्टेड जिसके साथ है सारा पाकिस्तान है, बहुत पॉपुलर लीडर है इमरान खान, उनको तो जेल में बंद कर रखा है। तो वहाँ तो चलती ही आर्मी क्या है, क्योंकि वो आर्मी जो पाकिस्तान की आर्मी है उनके खून मुंह लगा हुआ है पॉलिटिक्स का, राज करने का। जंग का कोई इरादा नहीं है, तो जंग लड़ने की हिम्मत भी नहीं है उनमें, लड़ना तो दूर की बात है। तो बहुत सिचुएशन उनके अंदर खराब है, और अभी हम देख चुके हैं उनकी कैपेबिलिटी भी क्या है। 1 इंच भी कोई जहाज उनका अंदर नहीं आया है, कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ एक ड्रोनों से इधर उधर हमला करके वो पैनिक फैला रहे हैं। और ख़ासकर हमारे जो सिविलियन ठिकाने हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, रजौरी है, पुंछ है, वहाँ पे लगातार शेलिंग करती जा रही है। ये बहुत गलत बात है। हमने उनका एक भी सिविलियन ठिकाना नहीं टारगेट किया, ना ही मिलिट्री, पर उन्होंने जानबूझ के हमारे गुरुद्वारे तक को नहीं छोड़ा है। 3 लोग वहाँ गुरुद्वारे के अंदर मारे गए। बिल्कुल दर्शन जी, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। ये उम्मीद पाकिस्तान से रखना बिल्कुल बेकार है कि पाकिस्तान कुछ अलग जगहों को चिन्हित कर सकता है। वो जहां पर भी चाहे वो वहां पर ही निशाना बनाने की कोशिश करेगा, ये तो उससे उम्मीद रखना ही बेकार है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आज भारत के मुकाबले पाकिस्तान क्षण भर भी नहीं है। लेकिन ऐसे में इस दौरान उसकी पूरे तरीके से नापाक इरादे तो देखिए, एक के बाद एक धमाके करने की कोशिश वो कर रहा है। यानी कि आपके पास में आपको जो भी सहायता कर रहा हो, चाहे वो चीन सहायता कर रहा हो या फिर तुर्की यहां पर सहायता कर रहा हो, लेकिन आपकी सहायता आखिरकार कितनी की जा रही है वो जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है। तो देखिए, जो पाकिस्तान के पास अभी बचा क्या है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमने मेन शहरों में जैसे लाहौर है तबाह कर दिया है, तो वो किसी भी हमारे एयरक्राफ्ट को रोकने की क्षमता अब नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ उनके पास क्या है, वो जो बाहर से खरीदे हुए उधार के लिए हुए ड्रोन हैं, कितनी गिनती है उनके पास, 300-400 ड्रोन होंगे, जिसमें 100 के करीब वो बर्बाद कर चुके हैं। तो ज़्यादा देर वो खींच नहीं सकते, ना उनके पास अम्यूनिशन है, ना टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई इंडिजिनस उनके पास डेवलप किए हुए अपने वेपन है, ना ही कंट्रोल सिस्टम है। तो ये बाहर से लाई हुई चीज़ों से, जो किराए के भाड़े के टट्टू हैं, उनसे कितनी देर वो ऐसी कार्रवाई करेंगे। उनका तो हथियार ही मेन था, टेररिज्म था, जिसकी हमने कमर तोड़ दिया है। वो तो टेररिस्टों के कंधे पे बंदूक रखा के चलाने वाले लोग थे।
वो डायरेक्ट लड़ाई वाले लोग ही नहीं है। ये वही आर्मी है जिसकी आज डींगे मारते हैं। 98,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने 71 की लड़ाई में वापस किए हैं। तो ये इनको समझना चाहिए इतिहास क्या है। एक बार पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट चुका है, पता नहीं क्यों उसके बाद भी उनको अकल नहीं आ रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान अंदरूनी लड़ाई में, चाहे भारत हमला करे या ना करे, पाकिस्तान के हालात जो है बलूचिस्तान और दूसरा कश्मीर की तरफ से टूटने के कगार पे पाकिस्तान है। और बहुत अंदरूनी हालात ही ख़राब है। महंगाई देख लीजिए, वहाँ लोगों को राशन नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, दवाइयाँ नहीं मिल रही, डॉलर का रेट 300 के करीब चल रहा है। तो बुरी हालत है वहाँ पे लोगों की, बेसिक नेसेसिटियाँ नहीं मिल रही। लोग तंग आ चुके हैं आर्मी की शासन से, क्योंकि लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी वहाँ पे नाम की है, जिसको मर्जी चेयर पे बिठा दिया जाता है, फर्जी इलेक्शन करके जिसको मर्जी हटा दिया जाता है। तो बहुत अंदरूनी हालात भी खराब है। तो जब देश के अंदरूनी हालात खराब हों तो जंग लड़ने का सवाल ही नहीं होता। कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान को झुकना ही पड़ेगा और ये टेररिज्म पे नकेल कसनी पड़ेगी। बिल्कुल दर्शन जी वापस लौटेंगे। और आर के भार्गव जी, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं अंदरूनी जो आपकी आपसी मतभेद है उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप दिखाने के लिए दुनिया को, अपनी आवाम को संतुष्ट करने के लिए आप हमले कर रहे हो। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नीचे जा चुकी है। हाथ में कटोरा लेकर आप विदेशों में जा रहे हो, वहां पर सहायता मांग रहे हो कि हमारी हेल्प कर दीजिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हेल्प कर दीजिए या समझौते को लेकर हेल्प कर दीजिए। डायरेक्ट तो नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ अपनी हरकतों से बाज आप नहीं आ रहे हो। देखिए, आप कहीं भी पाकिस्तान के बारे में पूछ लीजिए, हर हिंदुस्तानी, हर वो आदमी जो थोड़ी सोच समझ से काम लेता है, वो ये कहता है कि कुत्ते की दुम है वो सीधी नहीं होती। पाकिस्तान का भी हाल यही है। देखिए, 47 से लेकर के 71 तक और उसके बाद कारगिल 99 में, उससे लेकर के आज तक कहीं भी पाकिस्तान ने कोई भी कदम सोच विचार करके नहीं उठाया। उन्होंने जो भी कदम उठाया है वो आर्मी ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिया है। देखिए, आर्मी की पावर जब जब उन्हें लगा कि कम हो रही है, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ आर्मी चाहती है कि सारी पावर उसके पास में रहे, उसको अपनी इम्पोर्टेंस शो करनी होती है राजनीतिज्ञों के ऊपर भी और आम पब्लिक के ऊपर भी, कि किस तरह से वो कहे कि आर्मी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल एंड जो कि पाकिस्तान को संभालती है। आज भी मुझे लगता है जब उन्होंने शुरुआत की थी तो इसीलिए की थी कि पाकिस्तान में मुनीर का तख्ता हिल रहा था, उसको अपनी टांगें कांपती हुई दिखाई दे रही थी। उसने एक नहीं, मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं भार्गव सर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, उसके लिए माफी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या देख पा रहे हैं? अब आगे क्या, सीधा सवाल है मेरा आपसे कि आगे की जो स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या हो सकता है, क्या करेगा वो? दिन में शांत है, रात में तांडव मचा रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा, कुछ हो भी नहीं पा रहा है। आज की तारीख में लड़ाई तो खैर रात को ही होती है जी, कोई नहीं, क्यों? क्योंकि पुराना चला आ रहा है। लेकिन मेरा कहना अभी ये है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर जो एक प्रोफेशनल ग्रिट होती है लड़ने की, वो उसके अंदर नहीं है। वो ऐसे ही लड़ाई चलता रहेगा, करता रहेगा। हमारी तरफ से उसके ऊपर हमले होते रहेंगे, उसको समझाने के लिए, उसको अकल दिलाने के लिए, लेकिन वो इसी तरह से चलता रहेगा। और ये बात भी पक्की है कि जब तक कोई दूसरा कंट्री या कई कंट्री मिलकर के बीच में नहीं आएंगे, पाकिस्तान को रोकेंगे नहीं, तब तक वो ये कोशिश करता रहेगा कि किसी तरह से मैं अपना फेस सेव करूं। अभी आज की तारीख में इसके लिए बहुत जरूरी अपने आप का फेस सेव करना, क्योंकि वहाँ की पब्लिक उसके खिलाफ है। पब्लिक को उसने शो करना है कि भाई देखो हमारे ऊपर बाकी लोगों ने प्रेशर डाला, इसलिए हमने बात टेबल के ऊपर जाने की बात मानी है, वरना हम तो हिंदुस्तान को सबक सिखा देते। आपने देखा होगा पीछे जो भी 10-15 दिन में वहाँ के जितने भी पॉलिटिशियन थे, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम चला देंगे, इतना करते रहे। ये सारे रिटॉरिक्स थे उनके कि किसी तरह से वो जनता के ऊपर, वहाँ की पब्लिक के ऊपर दिखाएंगे नहीं हम बहुत मजबूत हैं। आज जो मैं देख पा रहा हूँ, जो आगे के लिए अगले के आगे पाकिस्तान में क्या होगा या क्या स्थिति बनेगी, तो अगर मैं कुछ कहूँ कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 48 घंटे, तब हम किसी निर्णय पर आ पाएंगे कि हाँ अभी जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी लड़ाई है
वो किस दिशा में जाएगी। एज ऑन डेट अभी कोई नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से शायद जो अभी लड़ाई में वहाँ पर शामिल हैं, जो जनरल प्लानिंग कर रहे हैं, शायद वो भी ये नहीं कह पाएंगे कि अभी पाकिस्तान क्या जाए, क्योंकि हम अपना तो हम अपना प्लान बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या प्लान बनाएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ अंदरूनी स्थिति है उसमें खास तौर पे पाकिस्तान का नहीं पता कि अंदर उनका किस करवट बैठेगा, BLA क्या कर गुजरेगा, या और पाकिस्तान के अंदर जो भी दूसरे एलिमेंट है वो क्या करेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान चौतरफा इस वक्त दर्शन जी घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि भाई अब अगला कदम उठाएं तो उठाएं क्या करें, पंगा लें या फिर छोड़ दें, हथियार डाल दें या ना डालें। और हथियार डालेंगे तो फिर दबाव भी तो आप देख ही रहे हैं ना, वहाँ के सांसद संसद के भीतर ही उनको गरिया रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया देखिए इनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो मोदी का नाम ले दें, मोदी का नाम लेने से इनको इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो कई एक दबाव भी तो है ना भाई, नेताओं का दबाव है, सेना का भी दबाव है, मतलब दबाव में भी तो कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ता है ना इंसान को। ईगो की बात है, उसको पता है कि गर्दन पकड़ लिया हमारे हिंदुस्तान ने, और गर्दन पकड़ लिए, सांस आ नहीं रही है, तो गर्दन को छुड़ाना तो पड़ेगा ना। देखिए पाकिस्तान के पास जो दबाव है वो तो चारों तरफ से है। पहली बात तो आंतरिक दबाव जो है, अब बलूचिस्तान में उन्होंने अपने झंडे फहरा दिए हैं, तो पाकिस्तान को उधर खतरा है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं, और वहाँ पे पाकिस्तान को मिनिस्टर घुस भी नहीं पा रहा। तो ये तो इंटरनल है। एक्सटर्नल जो है, बाहर है, जितने भी मुल्क हैं वहाँ से उनको प्रेशर आ रहा है। एक तुर्की और अजरबैजान को छोड़ के कोई भी मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा है, तो बाहर जो उनकी बहुत ज़्यादा फजीयत हो रही है, तो बाहर और अंदर दोनों तरफ से उनकी फजीयत हो रही है। अंदर शहरे आम जो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज किया जा रहा है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप कुछ कह नहीं सकते। वो कह भी कैसे सकते हैं, क्योंकि वो एक पपेट की तरह बनाए हुए प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास सिर्फ नाम है, पावर तो है ही नहीं। तो कहने को क्या करें, वो जो कहते हैं तो वो कर नहीं पाते, तो इसलिए वो समझते हैं कि मुझे कहना कुछ मुनासिब नहीं है, क्योंकि कहने से जो वो ऑलरेडी कह चुके हैं उसी का बहुत डैमेज कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो रहा है। तो कोई पावर तो नहीं है उनके पास। सत्ता का जो केंद्र है वो वहाँ पे पाकिस्तान में ISI है और आर्मी है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे, चाहे उनको कोई उनके सांसद गालियां दे या कुछ दे, तो वो उसका वो रिटेलिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनके पास पावर है ना इच्छा शक्ति है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अगर वो अपनी आर्मी के खिलाफ मुंह खोलेंगे तो तुरंत उनको भी उठा के जेल में डाल के एक नए किसी आदमी को बैठा दिया जाएगा, तो जो सेना के फेवर की बात करेगा। तो इसलिए उनसे ज़्यादा उम्मीद करना पॉलिटिकली भी वो कुछ करेंगे उम्मीद नहीं है। हाँ, मिलिट्री वो जो है ऐसी चीज़ों में भड़काने वाली कार्रवाइयाँ, जैसे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ही उनके पास एक हथियार बचा है जिसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारे सिविलियन टारगेट किए, जो उन्होंने घर टारगेट किए, तो जहाँ जहाँ से फायर आता था रात हमने उनके बंकरों पे फायरिंग करी है और काफ़ी बंकर तबाह किए हैं। तो धीरे धीरे ये जो उनका जोश है धीरे धीरे ठंडा पड़ेगा। नहीं, जोश का तो इसी से पता चल जाता है भार्गव सर, जोश का तो इसी से पता चल जाता है कि वहाँ के नेताओं के, वहाँ के जो सेना के अधिकारी हैं, उनको आप देखिए झुके हुए कंधे हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, आवाज़ अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उसमें दम नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टूट गए। तो भाई जंग ऐसे थोड़ी लड़ी जाती है, युद्ध भारत से लड़ रहे हैं आप, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, उससे आप जंग लड़ रहे हैं। तो उससे जंग ऐसे थोड़ी लड़ेंगे झुके हुए चेहरों से, मुरझाए हुए चेहरों से, आवाज़ में दम नहीं है, बिल्कुल आवाज़ निकल ही नहीं पा रही है आपकी। तो इससे तो समझ आ रहा है ना कि भाई आज नहीं तो कल हथियार डालना ही पड़ेगा आपको। देखिए मैं यही कह रहा था ना कि ये जो अभी इनके एक्शन हैं ये डेस्परेशन के एक्शन है। देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान ने गलती से शेर के ऊपर सवारी कर ली। अब उसे ये है कि मैं शेर से उतरूं कैसे, क्यों शेर से उतरूंगा शेर मुझे खा जाएगा। तो वो रास्ता देखते हैं कि इस शेर से मुझे कौन बचा सकता है, इस शेर से उतरने में मुझे कौन मदद कर सकता है। बिल्कुल सही बात। और ऐसा लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने शेर के मान में हाथ दे दिया है और अब वो शेर उस हाथ को नहीं छोड़ने वाला है। ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। हिंदी खबर पर ये मेगा कवरेज इसी तरीके से जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर इसी तरीके से वॉर ब्रेकिंग आपको मिलती रहेंगी।